नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे साहब, राधे राधे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। पीयूष, माँ, राहुल मीणा, अनु दोसा, SI मंजू, शेर सिंह, प्रेम नोकवाल, पायल, बसंती, फ्रूटी, आप सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में आपका सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शुरुआत करते हैं आज की वो करंट अफेयर्स की बातें जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से अच्छे सवाल हैं। उन सभी अच्छे सवालों पर हम लोग आपसे बातचीत करने शुरुआत करते हैं। तो चलिए ज़रा दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा क्योंकि अपनी कहानी मैं खुद लिख रहा हूँ। आप जिस सफलता की कहानी को लिखने के लिए बेताब हैं वो थोड़ा सा आपको समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी कहानी बहुत शानदार होने वाली है। हाँ जी, सभी को नमस्कार। BK राजा साहब, डॉक्टर साहब, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। राकेश, रवि बिश्नोई, चलिए अरविंद, आप सभी का स्वागत है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा क्योंकि अपनी कहानी मैं खुद लिख रहा हूं, तो आप अपने खुद की कहानी अपने आप से इस तरीके की कहानी को बनाइएगा ताकि आने वाला इतिहास आपको देखकर, आने वाली पीढ़ियां आपको देखकर ये कहे वाकई में हमारे पूर्वजों का इतिहास है। ऐसा कुछ हमें कर जाना है इस मानवता की भलाई के लिए, इस मानवता के लिए। तो जिंदगी में कई मुश्किलें आती है और इंसान जिंदा रहने से घबराता है। न जाने कैसे हजारों कांटों के बीच रहकर भी एक फूल मुस्कुराता है। तो एक फूल से हमें सीखना है कि किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी हमें अपने आप को बेहतर साबित करना है। साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते। लोग कहते मेरा सपना टूट गया, अरे सपना थोड़ी टूटा है, टूटी तो नींद है। सपने कभी टूटा नहीं करते रे मेरे दोस्तों, सपने तो हमेशा बने रहने चाहिए। तो चलिए आज के सवालों की बातचीत की शुरुआत हम लोग आपके साथ करते हैं। और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा बताइएगा इसको देखकर कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है इस सवाल का। जरा देखो और फिर बताओ। तो सवाल आपको नजर आ रहा है एकदम अच्छे ढंग से। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। क्या है सवाल, जरा देखिएगा। शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन का उद्घाटन किसने किया अभी हाल ही में? तो देखिए, जितनी भी शिकायतें होती है, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे प्रशासन के खिलाफ हो, अलग अलग संस्थाओं की हमने स्थापना की। पहले देखिए, हमने भ्रष्टाचार अगर कोई अधिकारी करता है तो अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अगर है तो उसके बारे में जांच करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए उन सभी पर कमेटी बैठाने या फिर उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इसके लिए हमने क्या किया था कि के संथानम समिति की सिफारिश पर, संथानम समिति जो थी, उस समिति के सिफारिश पर हमने CVC की स्थापना की थी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना की थी। ठीक है, SN सिंह वर्तमान में जो है, SN सेठ कह दो चाहे, ये वर्तमान में जो है वो CVC हैं, हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। के संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। और आपको पता होगा CVC एक्ट जो है वो कब बना था? 2003 के अंदर बना था। CVC एक्ट 2003 के अंदर बना। जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिस में काम करने वाले, चाहे वो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हो, वो केंद्रीय सेवा के अधिकारी हो, उनके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच कौन करता है? CVC करता है। ठीक इसी प्रकार हमारे यहां लोकपाल और लोकायुक्त दो संस्थाएं, एक क्या है? लोकपाल है, ठीक है, और एक क्या है? लोकायुक्त है। ये इसके अलावा जो हमारे प्रतिनिधि हैं, लोकपाल या लोकायुक्त है, ये लोकायुक्त है। तो हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं चुने हुए, सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं, जैसे कोई विधायक है, कोई पूर्व मंत्री है,
इस प्रकार के जो लोग हैं इनमें से किस किस के द्वारा, चाहे हमारा मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इस प्रकार के कौन कौन से लोग हैं जिनके खिलाफ अगर शिकायत आती है तो इनमें से वो शिकायतों को दूर कर सकते हैं, प्लस इनके खिलाफ आने वाले भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर उनकी सुनवाई की जा सकती है। तो इनमें से कौन से लोगों के द्वारा शिकायत की जा सकती है, ये परीक्षा में कई बार सवाल आ चुका है। तो भारत के पहले लोकपाल जो हैं वो आपको पता होगा पीसी घोष है, यानी पिनाकी चंद्र घोष इनका नाम है। क्या है? पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले क्या है? लोकपाल है। लोकायुक्त जो है वो अलग अलग राज्यों में होता है, अलग अलग राज्य जो है वो अपना अलग अलग क्या नियुक्त करते हैं? लोकायुक्त नियुक्त करते हैं। अभी जरा बताइएगा, भारत के तो लोकपाल हो गए कौन? पिनाकी चंद्र घोष पहले है, यानी मोदी सरकार के आने के बाद जो है वो पहली बार इस लोकपाल का क्या किया गया था? गठन किया गया था, यानी लोकपाल नाम की संस्था अस्तित्व में आई। और लोकपाल का जो प्रमुख है वो क्या है? पिनाकी चंद्र घोष है, ना कि लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष है, ये ध्यान रखना। लोकपाल एक संस्था का नाम है। लोकपाल क्या है? एक संस्था का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम या पद का नाम नहीं है। ये लोकपाल एक संस्था का नाम है। राजस्थान के क्या है वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, ये बताइए आप लोग। तो ये परीक्षा में कई बार सवाल आ चुका है और मैंने आपको ये भी कहा था कि राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में आप सारी बातें याद रखना। जो आपको गोपाल कृष्ण वर्मा जी के बारे में बताया था या गोपाल कृष्ण लोहरा के बारे में बताया था, ये दो तीन, प्रताप कृष्ण लोहरा और गोपाल कृष्ण, ये दो नाम आपको मैंने बताए होंगे। यहां दोबारा लिख रहा हूं, एक तो नाम क्या है? गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण है। एक नाम क्या है? प्रताप सिंह लोहरा है, प्रताप सिंह लोहरा। ये पहले भी पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आ चुके हैं और दोबारा आएंगे। इन दोनों के संबंध में आप ध्यान रखना कि ये किस पद पर हैं और ये किस पद पर हैं। अगर ये बात आपको याद रह जाएगी तो आप लोग अच्छे से इन चीजों को याद रख पाएंगे। ये दोनों सवाल हैं वो पूर्ववर्ती परीक्षा में आ चुके हैं और दोबारा आगामी परीक्षा जो है उनमें भी आने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब इस बात को जरा देखिएगा, प्रताप कृष्ण और गोपाल कृष्ण है। अब जरा एक तो है इसमें मानवाधिकार, एक तो क्या है? राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसके अध्यक्ष हैं। और एक क्या है? एक है आपके राजस्थान के लोकायुक्त, लोकायुक्त है राजस्थान के, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये दोनों के दोनों भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनके खिलाफ जांच पड़ताल करने के मामले में, हाँ जी, जीके व्यास है इनका नाम, जीके व्यास है, यानी गोपाल कृष्ण व्यास इनका पूरा नाम है और इनका प्रताप कृष्ण लोहरा नाम है। तो जरा सुनिए, भ्रष्टाचार के मामले हैं, किन किन के खिलाफ ये सुनवाई कर सकते हैं, किन किन के खिलाफ नहीं कर सकते, राजस्थान के संबंध में आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब धीरे धीरे ये भी बातचीत चल रही है कि कभी ना कभी प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है उसको भी किसके अंदर लाया जाए, यानी लोकपाल के अंतर्गत लाया जाए। तो अभी हाल ही में क्या किया गया है कि शिकायतों के प्रबंधन के लिए और उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको दूर करने के लिए, यानी आप घर बैठे ही शिकायत दर्ज करा सको, ऐसी व्यवस्था वर्तमान में की जा रही है। तो ऐसी व्यवस्था के लिए लोकपाल ऑनलाइन नाम की एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। क्या है? लोकपाल, लोकपाल ऑनलाइन नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन नहीं किया, रामनाथ कोविंद जी ने भी इसका उद्घाटन नहीं किया, और एनवी रमन्ना हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी सीजेआई हैं वर्तमान में भारत के, ये जरूर ध्यान रखना। पिनाकी चंद्र घोष यानी पीसी घोष जो हैं वो वर्तमान में लोकपाल के जो संस्था है उस संस्था के प्रमुख हैं और उन्होंने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा जरा, हाँ जी। तो सही जवाब इसका क्या है? पीसी घोष इसका सही जवाब है, यानी पिनाकी चंद्र घोष आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। 14 से लेकर के 16 दिसंबर 2021 के बीच वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हाल ही में किया जा रहा है। इसका विषय क्या है? आपको इसका विषय बताना है कि हाल ही में प्रौद्योगिकी जो सम्मेलन आयोजित किया जाना है 14 से 16 दिसंबर तक इसका आयोजन, यानी आज इसका अंतिम दिन है। तो 14 से लेकर के 16 दिसंबर 2021 के बीच में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है ये, ठीक है। इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका विषय क्या है? लोकल फॉर वोकल है, ग्लोबल मीट्स लोकल है, ए व बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? जी सर, पंचायती राज, हाँ एलडीसी की वैकेंसी आ रही है ना, ठीक है, जरूर आ रही है। इसकी घोषणा दयाल गोस्वामी जी कर दी गई है सरकार की तरफ से, पंचायती राज में एलडीसी की वैकेंसी आएगी। जरा इसका जवाब आप लोग दीजिएगा।
कि भाई प्रौद्योगिकी आईटी यानी ग्लोबल आईटी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ग्लोबल आईटी शिखर सम्मेलन का आयोजन 2021 का आयोजन अभी हाल ही में किया जा रहा है। ये 14 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक इसका आयोजन हो रहा है। लेकिन आपको ये बताना है कि ये किस विषय पर आधारित या किस विषय पर केंद्रित रहने वाला ग्लोबल समिट है, और ये भी बताना है भारत के आईटी मंत्री कौन है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं आपका तकनीकी मंत्री वर्तमान में कौन है। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं। हमारे रेल मंत्री कौन है ये भी बता दीजिएगा जरा। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव जो है, अश्विनी वैष्णव ये हमारे क्या है, रेल मंत्री हैं। सवाल आएगा परीक्षा में। इसके अलावा श्रम एवं रोजगार, श्रम एवं क्या है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किसके पास है, प्लस इसके बाद वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। वीडियो के एग्जाम के जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं उनको मैं एक बार और आगाह कर रहा हूं कि राजस्थान का जो नया मंत्रिमंडल बना है, मैंने पूरा पढ़ाया है, एक एक मंत्री के गांव सहित जन्म स्थान तक मैंने सारे मंत्री आपको बताए हैं। एक बार फिर रिवाइज करा देंगे परीक्षा तक। लेकिन ये ध्यान रखना, आपके पेपर में एक सवाल मैं निश्चित कह रहा हूं कि राजस्थान के नए मंत्रिमंडल से आएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर 4 पारियों में पेपर है तो चारों पारियों में एक एक मंत्री जरूर आने वाला है। तो चलिए इसका ध्यान रखिएगा। रोजगार एवं श्रम, वन एवं पर्यावरण, केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भूपेंद्र यादव जी हैं। क्या है? भूपेंद्र यादव जी हैं, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव नाम से एक व्यक्ति जो है वो अभी आरपीएससी के चेयरमैन पद से क्या हुए, रिटायर हुए। दोनों ही कहां के, राजस्थान के अजमेर के रहने वाले हैं। अभी शिव सिंह राठौड़ जो है, कौन है, शिव सिंह राठौड़, ये शिव सिंह राठौड़ वर्तमान में क्या है, आरपीएससी के प्रमुख हैं, या आरपीएससी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी किस को दे रखी है, राज्यपाल महोदय ने। तो राज्यपाल अपॉइंट करता है किसको, आरपीएससी के चेयरमैन को, लेकिन हटाना राज्यपाल के हाथ में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां आपका सही जवाब आ रहा है, विज्ञान मंत्री जो है वो हमारे विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी ये मंत्री हैं। लेकिन सूचना केंद्रित करने के मामले में अगर बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, आईटी टेक्नोलॉजी अलग विषय है और सूचना वाला जो अलग मंत्रालय है एक, ठीक है। तो उसमें दोनों में थोड़ा फर्क है, ये ध्यान रखना। यहां भूपेंद्र यादव जी इसका सही जवाब है। राज्यपाल ही नए अध्यक्ष को अपॉइंट करता है, लेकिन हटाना किसके हाथ में, राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाकर, ठीक है, जो कदाचार का अगर कोई मामला उनके खिलाफ बन रहा है या अक्षमता का कोई मामला बन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाने के बाद इनको क्या करेंगे, हटाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए जरा बात करते हैं आगे। इसके बाद क्या है, ठीक है, ममूल सैनी साहब, गरीबी और बेरोजगारी का टॉपिक आपको करा दिया गया है। आप जरा देखिएगा पीछे की क्लासें, आपको समझ में आ जाएगी। तो इसका सही जवाब जो है वो लोकल फॉर वोकल नहीं है। लोकल फॉर वोकल थीम पर आधारित अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है ना, अल्पसंख्यक मंत्रालय, इस अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है, तो ध्यान रखना, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। हुनर हाट जो है उसका आयोजन कई बार हो चुका है। अभी पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश में इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर राष्ट्रीय स्तर के हुनर हाट का आयोजन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा किया जा चुका है और उसकी थीम रखी गई लोकल फॉर वोकल, यानी जो हमारी लोकल वस्तुएं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिए जाए। इसका सही जवाब है ग्लोबल मीट्स लोकल। ग्लोबल मीट्स लोकल जो है वो इसकी थीम है या इसका विषय जो है वो ये रखा गया है, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए एकदम सही बात आपके सामने आ चुकी है कि ग्लोबल मीट्स लोकल इसका सही जवाब है, जो 14 से लेकर के 16 दिसंबर तक आपका सूचना प्रौद्योगिकी के वैश्विक स्तर का एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उस सम्मेलन की जो थीम है वो आपके सामने मैंने रख दी है। अगला सवाल देखिएगा क्या है, यही सवाल आ गया वापस, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तीसरा सवाल, हाल ही में कांगो के रूम्बा व जमैका का रिग म्यूजिक को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। आपको बताना है कोंगलीज रोम्बो क्या है, कोंगलीज रोम्बो क्या चीज है, ये आपको बताना है। अभी हाल ही में यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने अपना क्या किया है, हाल ही में कांगो के रूम्बा जमैका रीगा म्यूजिक को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में क्या किया है, शामिल किया है। और आपको बताना ये कोंगलीज रूम्बा जो है वो क्या चीज है, क्या ये एक संगीत की शैली है,
क्या एक नृत्य की शैली है, या ए व बी दोनों है, या ए व बी दोनों ही नहीं है? इसका जवाब जरा बताइएगा, इसका सही जवाब क्या है? तो आप लोगों को ये जानकारी शायद मेरे हिसाब से होगी, और नहीं भी है तो याद करना ही है आप लोगों को कि अभी हाल ही में यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने अपना नया प्रमुख जो है वो किसको बनाया था, ये भी बात आपको कल की क्लास में मैंने बताई थी। यूनेस्को ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो किसको दी है, नई जिम्मेदारी किसको दी है? संयुक्त राष्ट्र ने यूनिसेफ को दी। यूनिसेफ का बारे में बताया था आपको कि कैथरीन रसेल जो है, कैथरीन रसेल को यूनिसेफ जो है उसका प्रमुख अभी हाल ही में क्या किया गया, बनाया गया है। इसके अलावा यूनेस्को जो है, इसके धरोहर स्थलों की बात करें तो भारत के 2 नए धरोहर स्थल जो हैं वो अभी यूनेस्को ने शामिल किए थे। आपको पता है, एक रामपा मंदिर, रामपा मंदिर, ये रामपा मंदिर कहाँ है ये भी आपको पता है। इसके अलावा एक आपका धोलावीरा, धोलावीरा के बारे में सवाल आ सकता है, जरूर ध्यान रखिएगा। साइन बोर्ड जो होता है ना आपका, उस साइन बोर्ड के लगे होने का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है, बड़ी बस्तियों के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए, इस प्रकार के बहुत सारे प्रमाण जो है वो यहां से धोलावीरा से प्राप्त हुए। ये धोलावीरा आपका स्थान कहां है, गुजरात में स्थित है। गुजरात में क्या है, स्थित है। तो रामपा मंदिर आपका तेलंगाना में स्थित है, ये ध्यान रखना। धोलावीरा आपका क्या है, यहां गुजरात में स्थित है। इनको नए स्थानों के रूप में शामिल किया गया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का एक रामसर स्थल जो है, रामसर स्थल, उसको भी क्या करना है, ध्यान रखना है, उसको किस में शामिल किया गया है, रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। फिर इसके बाद हरजिंदर संधू का नाम, हरजिंदर संधू, इसका नाम क्यों चर्चा में आया है, तो इसने क्या किया है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने क्या किया है, हासिल किया। सीधा सीधा सवाल छपेगा परीक्षाओं में आने वाली में, अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब इनमें से किसने जीता है, तो आपका सीधा जवाब होगा, ठीक है, हाँ जी, तो इसका सही जवाब आपके सामने होगा हरजिंदर संधू, यहां पर आपको जवाब देना है। अभी मैंने आपसे जो पूछा है वो कांगड़ेज रूंबा के बारे में पूछा है। देखिए, जमैका का रीगा म्यूजिक है, ये एक क्या है, जमैका का एक म्यूजिक है, जमैका का रीगा म्यूजिक है। ऐसे ही आपको कांगो के रूंबा के बारे में पूछा गया कि कांगो का रूंबा क्या चीज है, जिसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में क्या किया गया, हाल ही में शामिल किया गया है। तो कांगड़ेज रूंबा जो है वह भी एक क्या है, संगीत की शैली है। क्या है, एक संगीत की शैली है, जिसको यूनेस्को ने अभी हाल ही में किस में चुना है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यानी सांस्कृतिक विरासत की जो सूची है, सांस्कृतिक विरासत की जो सूची है, सांस्कृतिक विरासत की जो सूची है, उस विरासत सूची में हाल ही में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना, यह एक संगीत की शैली है, कांगो रूंबा कह दो, या फिर दूसरी एक है जमैका के रीगा म्यूजिक को भी शामिल किया गया। और सिंगापुर की एक स्थान है, सिंगापुर का, ठीक है, उसको भी क्या किया गया, अभी हाल ही में शामिल किया गया। सिंगापुर की एक वस्तु को शामिल किया गया, जमैका का रीगा म्यूजिक है, और कांगो का रूंबा म्यूजिक जो है, उनको अभी हाल ही में इसने यूनेस्को की सांस्कृतिक विश्व धरोहर सूची में हाल ही में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। हाँ जी, हरनाज संधू है, ठीक बात है, मैंने हरजिंदर लिख दिया गया, कोई बात नहीं, हरनाज कर देता हूं, चलो हरनाज संधू, आप पहचान जाओगे रे, हरनाज संधू है, ये हरजिंदर नहीं है, क्योंकि हरजिंदर तो व्यक्ति का नाम हो गया, ये गलती से लिखा गया, हरनाज संधू है ये, ठीक बात है। आपका कमेंट मैंने देख लिया और जवाब भी दे दिया, हरनाज संधू इसका सही जवाब है, ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड, आप सब इतने ध्यान रखते हैं, सबका एक ही कमेंट आया, मैंने देख लिया आप सबका, हाँ जी। कांगो रूंबा एक क्या है, संगीत की शैली, और जमैका का रीगा म्यूजिक है। आपसे पूछे कि रीगा कहाँ का है, तो ये ध्यान रखना, ये जमैका का म्यूजिक है, और कांगो का कौन सा है, कांगो का है रूंबा। ये संगीत की शैलियां हैं, इनको हाल ही में क्या किया गया, यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जो है उसमें हाल ही में शामिल किया गया है। तो चलिए जरा नेक्स्ट सवाल पर हम लोग बातचीत करें आपके सामने। अगला सवाल क्या है, आईपीएल की तर्ज पर भारतीय शतरंज लीग की शुरुआत कब की जाएगी, यानी पहली लीग शतरंज की कब आयोजित की जानी है। जिस प्रकार आईपीएल का आयोजन किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार शतरंज की लीग भी शुरुआत की जाएगी। इस बार आईपीएल का विजेता कौन था, पहली बात तो ये बताओ, ठीक है। आईपीएल का आयोजन कहां किया गया, आईपीएल के कुछ मैच तो कहां आयोजित किए गए, भारत में आयोजित किए गए, दो चरणों में इसका आयोजन किया गया। कुछ आयोजन यूएई में किए गए, संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में, कहां पर,
आबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। और नेक्स्ट जो चरण है वो पूर्णतः भारत में आयोजित किया जाएगा। आईपीएल का कहां पर? भारत में आयोजित किया जाएगा। अभी लास्ट जो प्रतियोगिता हुई है उसके विजेता के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स जो है, चेन्नई सुपर किंग्स ये जो है ये विजेता रही, आपको पता है, ठीक है। किसको हराकर? उप विजेता कौन है ये जरा बता दीजिएगा। उप विजेता टीम कौन सी रही? प्लस अभी हाल ही में ऐसी ही शतरंज फेडरेशन जो भारत का है उसने भी ये घोषणा की है कि इसी की तर्ज पर हम हाँ जी, चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रही एकदम सॉरी। यहां से आईपीएल की तर्ज पर भारतीय शतरंज लीग की शुरुआत की जाएगी। कब से की जाएगी? 2022 से, 2023 से, 2024 से, 2025 से। हाँ जी, आईपीएल की विजेता टीम आपकी आ गई है। उसके बाद उप विजेता भी आपके सामने हाँ जी, ठीक बात है, आपका सही जवाब आ गया जी। मुंबई 4 बार की विजेता है, एकदम सही है। T20 ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अभी भारत ने कौन सा जीता? ठीक है, हरनाथ संधू है। जज उर्वशी रातोला थी, ठीक बात है। लारा दत्ता 1994, सुष्मिता सेन, वेरी गुड। चलो जी, यहां आपका सही जवाब जो है वो क्या है जरा देखिए। आईपीएल की तर्ज पर, इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर जिस प्रकार क्रिकेट खेला जा रहा है उसी प्रकार शतरंज खेला जाए। तो आपको शतरंज के बारे में पता होगा, ग्रैंड मास्टर का नाम आपने सुना होगा। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्वनाथ आनंद है, ये ध्यान रखना। क्या है? विश्वनाथ आनंद कौन से ग्रैंड मास्टर हैं ये बताना है आपको। तो उसके बाद हाल ही में कुल कितने ग्रैंड मास्टर हैं और अंतिम कौन है ये भी आपको बताइए। उसके बाद सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन रहे ये भी आप लोगों को बताना है। सबसे युवा कौन रहे, अंतिम कौन थे और सबसे पहले कौन थे। विश्वनाथ आनंद कौन से नंबर के थे ये भी जरा बता दीजिएगा। अब जरा इसका सही जवाब सुन लीजिएगा। 2023 सही जवाब नहीं है, 2024 नहीं है, 2025 नहीं है, 2022 आपका इसका क्या है? सही जवाब है। यानी 2022 में, यानी नेक्स्ट ईयर, कुछ ही दिनों बाद, अगले साल में क्या किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, राजा ऋत्विक है, 70 से आगे हो गया है, ठीक है। हाँ, सबसे युवा अभिमन्यु है। सबसे युवा कौन है? तो आपका सही जवाब है अभिमन्यु जो है सबसे युवा है। अभिमन्यु जो है वो क्या है? सबसे युवा जो है वो अभिमन्यु है। आपने एकदम सही बात बताई है मेरे को, ठीक है जी। हाँ, अभिमन्यु एकदम सही है। पीयूष, ठीक है, पीयूष का वाला भी आ गया है। तो चलिए जरा अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने जरा देखिए क्या है। हाल ही में 16 दिसंबर को मनाए जाने वाले विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत के राष्ट्रपति किस देश के दौरे पर गए हैं? तो आप जिसकी चर्चा शुरुआत से कर रहे हैं क्लास के, उसकी बात अब आपके सामने है। देखिए, 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, आप सब लोग जानते हैं। क्या है? 1971 के भारत पाक युद्ध जो हुआ, भारत पाक युद्ध, ठीक है, उसके उपलक्ष्य में हमने किसको आजाद करवाया? उसको आजाद करवाया, उस देश का नाम है बांग्लादेश है। इस उपलक्ष्य में विजय दिवस जो है, ये विजय दिवस दोनों देशों में मनाया जाता है। विजय दिवस जो है वो क्या किया जाता है? दोनों देशों में विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक बात है। हाँ, चलिए यहां पर आपके सामने अब सही जवाब क्या है जरा देखिए। विजय दिवस भारत और बांग्लादेश दोनों में मनाया जाता है। इस बांग्लादेश के दौरे पर गए हैं हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब जो है, रामनाथ कोविंद, ये इस दौरे पर अभी गए हैं। वहां पर क्या करेंगे? वो बांग्लादेश में आयोजित होने वाला जो विजय दिवस समारोह है, इस विजय दिवस समारोह में भाग लेने कहाँ गए हैं? बांग्लादेश की राजधानी ढाका गए हैं। और वो ढाका कल पहुंच गए, बांग्लादेश की राजधानी। वहां की पीएम जो है वो कौन है? आपको पता है, शेख हसीना जी है। ये इनके पिताजी का नाम जो है वो क्या था? मुजीबुर रहमान था। मुजीबुर, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके सामने, मुजीबुर रहमान इनके पिताजी का नाम, जिन्हें बंगबंधु के नाम से क्या किया जाता है? बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। ये बंगबंधु जो है इनको
जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में यह युद्ध चल रहा था, उसके बावजूद इनके पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया, पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। भारत ने हालांकि उस युद्ध के समय इनको आजाद करवा दिया, लेकिन बाद में इन्हीं की सैनिकों कह दीजिए, आतंकवादी कह दीजिए, इनके द्वारा इनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, छोड़कर शेख हसीना को, क्योंकि वो उस समय बांग्लादेश में नहीं थी। तो ये शेख हसीना जी वर्तमान में यहाँ की क्या है, प्रधानमंत्री है। शेख हसीना जी यहाँ की वर्तमान में क्या है, प्रधानमंत्री है। और अभी हाल ही में यहाँ के विजय दिवस में शामिल होने के लिए भारत के कौन गए हैं, तो विजय दिवस में शामिल होने के लिए भारत के राष्ट्रपति जो है वो वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने बंग बंधु, जो यहाँ का क्या है, बंग बंधु यहाँ का जो एक हॉल है, या फिर ऐसे कह दीजिएगा एक म्यूजियम जो बना रखा है इनके नाम पर, म्यूजियम, इस म्यूजियम का कल उन्होंने क्या किया, दौरा किया और जो सेना है उसकी जो परेड है उसका भी निरीक्षण किया। तो ये भारत पाकिस्तान की जीत पे उपलक्ष्य में बांग्लादेश जो विजय दिवस और भारत विजय दिवस मनाते हैं, उस विजय दिवस की संध्या पर वहां पर शामिल होने के लिए कहां गए हैं, ठीक है। हाँ जी, विजय दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। तो आप लोगों को सही पता है कि 16 दिसंबर आज ही है और आज क्या किया जाएगा, विजय दिवस दोनों देशों में मनाया जाएगा। कहां पर, भारत और पाकिस्तान के अंदर, सॉरी, भारत और बांग्लादेश दोनों के अंदर मनाया जाएगा। और पाकिस्तान इस दिन क्या करेगा आपको पता ही है। फिर हाल ही में 16 दिसंबर को मनाए जा रहे विजय दिवस समारोह में शामिल होने भारत के राष्ट्रपति किस देश के दौरे पर गए, तो पाकिस्तान नहीं गए, नेपाल नहीं गए, श्रीलंका नहीं गए। इसका सही जवाब क्या है, बांग्लादेश है। यानी इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी की सूझबूझ और सेन मानेकशॉ, किसका नाम है, सेन मानेकशॉ, सेन मानेकशॉ, उस समय के मानेकशॉ, उस समय के तत्कालीन हमारे क्या थे, सेना प्रमुख थे, सेन मानेकशॉ ये कह सकते हो। और इंदिरा गांधी के सूझबूझ की वजह से ये पूरा का पूरा जो मिशन हुआ, ये इन दोनों व्यक्तियों के कारनामे की वजह से हुआ। सेन मानेकशॉ को समय से पहले, यानी युद्ध इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार किया गया और इंदिरा गांधी ने सेन मानेकशॉ से कहा कि हम इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं। तो सेन मानेकशॉ ने कहा अगर आज ही आपका इस प्रकार का इरादा है तो हम हार जरूर जाएंगे, लेकिन अभी बिना तैयारी हम युद्ध मैदान में नहीं जाएंगे, हमें कुछ समय चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने पूछा आपको कितना समय चाहिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आप जब तक तैयारी करिएगा और जल्द ही हमें तैयार होकर बताइएगा कि आप तैयार हैं या नहीं युद्ध के लिए। तो सेन मानेकशॉ ने इसकी पूरी तैयारी कर ली, अपनी पूरी सेना को इसके लिए तैयार किया और बाद में जैसे ही हमने तैयारी की, हम जिस प्रकार बांग्लादेश के पक्ष में आने वाले थे, ठीक उसी समय पहले ही, हमारे हमले से पहले ही किसने हमला कर दिया, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और उसके बाद भारतीय सेना उस समय पूर्णतः तैयार थी और इसके बदले में भारतीय सेना ने क्या किया, मुंह तोड़ जवाब इसका दिया और बाद में बांग्लादेश नाम के एक नए देश के अस्तित्व की घोषणा हुई और पाकिस्तान ने उसको आजाद करा दिया। यानी एक तरीके से ये कह सकते हो पाकिस्तान ने अपने कब्जे से उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। और ये देखिएगा पहले वर्तमान का जो बांग्लादेश है और वर्तमान का जो पाकिस्तान है, ये एक ही हुआ करता था। एक का नाम था क्या, पूर्वी पाकिस्तान, एक का नाम था पश्चिमी पाकिस्तान। हमारा जो बांग्लादेश है ये पश्चिमी बंगाल के हिस्से के साथ साथ जुड़ा हुआ था। जब अंग्रेजों का समय था उस समय हमारा जो पश्चिमी बंगाल है, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय इसको पश्चिमी बंगाल बना दिया गया था और ये वाला इलाका जो है वो ढाका वाला इलाका, इसका बंगाल विभाजन जब किया गया था तो ये इलाका अलग कर दिया गया था। तो ये पश्चिमी बंगाल वाला इलाका और उड़ीसा वाला इलाका है वो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था अंग्रेजों के समय में। ये बाद में क्या कर दिया, 2 हिस्सों में बंगाल का जब विभाजन किया, उस बंगाल विभाजन के समय ये बांग्लादेश वाला हिस्सा अलग हुआ और ये हमारा पश्चिमी बंगाल वाला हिस्सा अलग हुआ। बाद में जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो बाद में आपका बना है ये बाद में अस्तित्व में आए। तो एकदम सही आप लोग कह रहे हैं। चलिए जरा अब बात करते हैं आगे कि और कौन से सवाल इस पर आपसे पूछे जा सकते हैं, अलग और क्या इंपॉर्टेंट बात है। हाल ही में खेलो इंडिया अंडर 21 महिला हॉकी लीग का उद्घाटन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम में किसने किया, ये बताइएगा। जरा बोलो जी, सवाल क्या है, जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका आपको क्या करना है, जवाब देना है। सवाल है कि हाल ही में खेलो इंडिया अंडर 21, खेलो इंडिया अंडर 21 है, खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन 2022 में कहां किया जाना है आपको पता है, हरियाणा में इनका आयोजन किया जाना है। हरियाणा जो है यहां पर खेलो इंडिया का आयोजन कब किया जाना है, तो वर्ष 2022 में इसका आयोजन किया जाना है हरियाणा में। अंडर 21 महिला हॉकी
लीग का उद्घाटन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम में किसने किया? तो महिला हॉकी जो टीम है, महिला हॉकी टीम जो राष्ट्रीय टीम है, उसने ध्यान रखना है टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें कौन सा स्थान हासिल किया था? चौथा स्थान हासिल किया था। और पुरुष जो टीम है उस पुरुष टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया था। ठीक है, तीसरा स्थान उसमें क्या किया था? हासिल किया था। तो दिल्ली के मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम में इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन नहीं किया। राजनाथ सिंह जी हमारे जो हैं वो लगातार क्या मिल रहे हैं, अभी आज जो विजय दिवस मनाया जाएगा, विजय दिवस मनाया जाएगा, उसके पूर्व ही उन्होंने जितने भी इस 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले जो सैनिक हैं, वर्तमान में जो देश में रह रहे हैं, उन सैनिकों के साथ इन्होंने क्या की? मुलाकात की, उनका सम्मान किया। जितनी वीरांगनाएं हैं उनका ये लगातार सम्मान करें, उन सब के साथ मिल रहे हैं। इसके अलावा भी आपको कल की एक दुख घटना के बारे में पता होगा, जो अभी हमला हुआ था कुन्नूर में, या फिर दुर्घटना उसको कह सकते हो आप लोग, दुर्घटना हुई कुन्नूर में, तमिलनाडु के कुन्नूर में। उसमें एकमात्र जिंदा बचे हुए जो पायलट थे उनका भी कल क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। हाँ जी, तो विजय दिवस पर ये लगातार क्या मिल रहे हैं? सैनिकों से मुलाकात कर रहे हैं। अमित शाह जी इसका सही जवाब नहीं है। अनुराग ठाकुर जो युवा एवं खेल मंत्रालय, युवा एवं कौन सा मंत्रालय? युवा एवं खेल मंत्रालय इनके पास है, खेल मंत्रालय। इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं कौन सा है? प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है वो भी इन्हीं के पास है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में ये सब किया जा रहा है। तो चलिए जरा बात करते हैं। हाँ जी, वरुण सिंह का, ठीक बात है, वरुण सिंह का निधन हो गया है कल। तो चलिए अनुराग ठाकुर इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। खेलो इंडिया महिला हॉकी का आयोजन कहां किया जा रहा है? अगर ऐसा पूछा जाए आपसे तो आपका जवाब दिल्ली होगा। देखो मैंने इस बात में यही लिख दिया है। आपसे कोई पूछे कि हाल ही में खेलो इंडिया अंडर 21 महिला हॉकी टूर्नामेंट का कहां आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कहां पर? मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम में, दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला सवाल 16 दिसंबर को कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर एक सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? 16 दिसंबर आज है, आज ही के दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा। किसका? यहां लिखा हुआ है 16 दिसंबर को कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाई। प्रसंस्करण का मतलब यही है दोस्तों कि कोई चीज खराब होने से बचाई कैसे जाए, उसके बारे में जो प्रोसेस की जाती है उसे प्रसंस्करण कहते हैं। फूड प्रोसेसिंग इकाई जो है, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इकाई जो है, इसको लेकर के कि भाई कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए, फूड का कैसे प्रिजर्वेशन किया जाए, उसको लंबे समय तक किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए, तो इसको लेकर के एक सम्मेलन का आयोजन आज किया जाना है। यह सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? और इसमें देश के प्रधानमंत्री जो है वो खुद क्या लेने वाले? हिस्सा लेने वाले हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इकाई और इस अलावा एग्रीकल्चर जो है, इन दोनों को यहां पर बताना है आपको कि इसका आयोजन आज कहां किया जाएगा। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर को ही इसका क्या होना है? आयोजन होना है इस सम्मेलन का। तो इस सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा जरा बताइएगा। गुजरात में किया जाएगा या हरियाणा में या राजस्थान में या पंजाब में? तो पंजाब में नहीं किया जाएगा। आपको पता है पंजाब में जल्दी क्या होने वाले हैं? चुनाव होने वाले हैं, ध्यान रखना। 5 राज्यों में, अब 5 राज्यों में क्या होने वाले हैं? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। कौन से चुनाव? विधानसभा चुनाव। इन पर आप सबकी निगाह रहनी चाहिए। कहां कौन सी सरकार है, कौन सी सरकार नहीं बन सकती है, कहां पर चुनाव होंगे, ये सब ध्यान रखना। पंजाब में जल्दी चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में खट्टर सरकार वर्तमान में है, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार है। ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा? गुजरात में। राजस्थान में महंगाई हटाओ रैली का आयोजन अभी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के द्वारा किया गया। उसमें ठीक है, यानी पीछे से, पीठ की तरफ से सीने में कैसे चाकू घोंपा जाता है, ये किसने बताया था? राहुल गांधी ने बताया था। आपकी परीक्षा का सवाल नहीं है, आप सीख सकते हो आत्मरक्षा के गुण वहां से। तो गुजरात इसका सही जवाब होगा। गुजरात में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण जो है वो क्या किया जाएगा? गुजरात में आज कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण
जो सम्मेलन है उसका आयोजन किया जाएगा। यहां पर भूपेंद्र पटेल जो है, कौन है? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल जो है वो क्या है? यहाँ के सीएम है, ये ध्यान रखिएगा, सीएम है। ये आपका एक तटीय राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा लंबी तटीय सीमा है, उस राज्य का नाम आपका क्या है? गुजरात है, ठीक है। गांधीनगर जो है यहाँ की क्या है? राजधानी गांधीनगर। यहाँ के दो बड़े प्रसिद्ध शहर है, एक का नाम अहमदाबाद है जो अहमद शाह द्वारा अहमदाबाद है जो बसाया गया, एक है आपका यहाँ का सूरत शहर है। ये दोनों शहर जो है वो सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सूती कपड़ा जो है, सूती कपड़ा, उस कपड़े की मिलों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। उत्तरी भारत में कानपुर, अहमदाबाद, सूरत, ये शहर जो है वो सूती कपड़े के लिए बड़े क्या है? प्रसिद्ध हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ जी, भूपेंद्र पटेल है। नरेंद्र स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है? अहमदाबाद में ही है। वेरी गुड। चलिएगा, कनाडा, ठीक है, गुजरात, वेरी गुड। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़िए। यहां पर सरकरीक एक क्षेत्र पड़ता है। क्या पड़ता है? सरकरीक एक क्षेत्र पड़ता है, जो जलदली क्षेत्र है, और वो किसके साथ? पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा को क्या करता है? साझा करता है। प्लस ये सरकरीक वाली सीमा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में भी विवाद, वैसे तो पाकिस्तान के साथ जो भी हमारा हिस्सा लगता है वहां हमेशा से वो पाकिस्तान विवाद करता रहता है, लेकिन ये गुजरात के पास जो सरकरीक वाला इलाका है वो भी विवाद का विषय है। यहां दमन एवं द्वीप, दमन द्वीप और दादर और नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली, अब वर्तमान में दादर नगर हवेली जो है वो वर्तमान में एक ही केंद्र शासित प्रदेश के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। प्रशासनिक कारणों की वजह से इनको वापस क्या कर दिया गया है? एक कर दिया गया है, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए इसका सही जवाब मैंने बता दिया। गुजरात में आज कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर एक वैश्विक सम्मेलन या फिर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री करने वाले हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा, ये सवाल भी अच्छा है। ओमिक्रॉन का नाम आपने सुन रखा होगा, आजकल खूब मीडिया में आ रहा है ओमिक्रॉन, ठीक है। यहां लिखा है 90 मिनट में ओमिक्रॉन की जांच हेतु टेस्ट किट का निर्माण हाल ही में किसके द्वारा किया गया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, डीआरडीओ, इसरो। तो इसरो भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ये ध्यान रखना, अंतरिक्ष दोनों, ये रक्षा क्षेत्र में, ये रक्षा क्षेत्र के अलावा भी कई क्षेत्र में काम करता है। जैसे इन्होंने, आपको पता होगा, D2G इस नाम की कोरोना का एक क्या बनाया था? पाउडर जो है उसका क्या किया था? निर्माण। जिससे प्रकार ORS का घोल होता है, ठीक उसी प्रकार के एक पाउडर का निर्माण D2G नाम से किसने किया था? डीआरडीओ ने किया था। डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी साहब हैं, जी सतीश रेड्डी साहब इसके प्रमुख हैं। और यहाँ पर आपके के सिवान जो है, क्या है? के सिवान जो है वो यहाँ के क्या है? प्रमुख हैं। तो चलिए इसकी बात करें हम अब आगे, आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली। तो इस प्रकार का काम आईआईटी दिल्ली ने किया है। आईआईटी दिल्ली ने 90 मिनट में कैसे ओमिक्रॉन की जांच की जाए, इसको लेकर के हाल ही में, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए इसका सही जवाब आपके पास आ चुका है, आईआईटी दिल्ली। ओमिक्रॉन जो है वो नया वेरिएंट आया। आपसे एक दक्षिणी अफ्रीकी एक देश है, क्या है? दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है बोत्सवाना। क्या नाम है? बोत्सवाना। इस बोत्सवाना में आए हुए नए वेरिएंट का नाम क्या रखा है? नए वेरिएंट का नाम क्या रखा गया? किसने रखा है ये नाम? तो ध्यान रखना, WHO के द्वारा आधिकारिक जो नाम दिया गया है वो नाम इसका क्या है? ओमिक्रॉन है। ये मूल रूप से कहां का है? तो बोत्सवाना जो अफ्रीकी देश है वहां से आया, WHO ने इसका नाम दिया है। इसके अलावा आप लोगों ने इसके कई वेरिएंट सुने होंगे, जैसे पीछे आया एक डेल्टा, एक आया आपका कप्पा, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे वेरिएंट है, डेल्टा है, गामा है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, इस प्रकार के बहुत सारे वेरिएंट इसके आ चुके हैं अब तक। लेकिन उन अलग अलग वेरिएंट के आधार पर ही ये कोविड-19 इतना खतरनाक हो रहा है, क्योंकि लगातार ये अपने म्यूटेंट्स जो है वो क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है अपने म्यूटेंट्स की वजह से। हाँ जी, B11 और 5 to 9 इस प्रकार भी इसका नाम था, लेकिन आप सिर्फ बोत्सवाना के याद रख लो, B1115 to 9 ऐसा नाम था। लेकिन ये अब आधिकारिक नाम नहीं है, WHO के द्वारा दिया गया आधिकारिक नाम अब इसका क्या है? ओमिक्रॉन हो चुका है। तो इसको लेकर एक टेस्ट किट का निर्माण हाल ही में आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है। इसके अलावा भारत के में कोविड-19 की SARS-CoV-2 इसका वायरस है, क्या है? SARS
SARS SARS-CoV-2 जो है ये इसका क्या है, वायरस है। और एक आपने कोवैक्सीन का नाम सुना होगा, कोवैक्सीन का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा कोविशील्ड का नाम आपने सुना होगा, कोविशील्ड। एक तो कोविशील्ड, एक तो किसके द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा, एक सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। प्लस इसके अलावा जायकोव डी, क्या है, जायकोव डी, ये परीक्षा में आ चुका है, हालांकि आज तीनों ही चुके हैं, ठीक है। जायकोव डी जो है ये बच्चों के लिए भारत की पहली जो है वो क्या की जा रही है, वैक्सीन जिसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है जी। हाँ जी, जरूर करिए लेखराम जी, जल्दी अगर आपको कुछ चाहिए या कम मेहनत में भी हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए SARS-CoV-2 आ चुका है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, हाँ जी, डेल्टा वेरिएंट, चलिए वेरी गुड, आपको इसके बारे में सारी कुंडली याद है कोविड वैक्सीन के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने उमिया माता मंदिर का शिलान्यास कहां पर किया है, ये आपको बताना है। उमिया माता मंदिर जो है उसका शिलान्यास हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने कहां से किया है, ये आपको बताना है। हाल ही में अमित शाह ने उमिया माता मंदिर का शिलान्यास किया है, यह मंदिर कहां पर स्थित है आपको यह बताना है। ये उमिया माता मंदिर जो है वो स्थित कहां पर है, सिर्फ इतना ही आप लोग बता दीजिए कि उमिया माता मंदिर कहां पर है। क्यूबा, छोटे बच्चे को, हाँ जी, हाँ, क्यूबा में छोटे बच्चे को, और भारत में भी लगभग अलग अलग स्थितियों के आधार पर देखी जाए तो 90%, कई जगह 90% से ऊपर 99% भी वैक्सीनेशन हो चुका है, कई जगह कम हुआ है वैक्सीनेशन। इसके बारे में भी आपको डाटा बताया है मैंने कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बड़ी व्यापक स्तर पर इसका काम किया जा रहा है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह हैं, इसके अलावा सहकारिता मंत्रालय इनके पास है, सहकारिता मंत्रालय में इनके राज्य मंत्री जो हैं BL वर्मा जी हैं। उमिया माता एक मंदिर का निर्माण यहां पर किया गया है, उस मंदिर का शिलान्यास कहां पर किया गया है, तो जरा सुनिएगा मेरे दोस्तों कि उमिया माता के साथ साथ आपको एक ध्यान रखना है सोमनाथ मंदिर का, सोमनाथ मंदिर, ये सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट जो है उसके वर्तमान में अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाने का काम किया है। इसके पहले सरदार पटेल ने भी इस प्रकार का काम किया था, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखने का एक कामाख्या मंदिर जो है, कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लस इसके अलावा आपको पता होना चाहिए काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है इसके भी अभी हाल ही में नव निर्माण और नए प्रोजेक्ट का क्या किया गया है, हाल ही में उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक रामपा मंदिर ये भी बड़ा चर्चित है, तो रामपा मंदिर इसलिए कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का कौन सा मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी आपको सूर्य मंदिर आपको ध्यान होना चाहिए कि कहां पर स्थित है, ठीक है। ये बड़े प्रसिद्ध कुछ मंदिर आपके सामने लिखे हैं, और अलग अलग, वैसे तो पूरा भारत मंदिरों से भरा है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तरी भारत जो है और दक्षिणी भारत है उसमें दो प्रकार की मंदिर शैली जो है निर्माण की वो काम करती है। उत्तरी भारत के मंदिर निर्माण की शैली को नागर शैली के नाम से जानी जाती है, और दक्षिणी भारत की शैली जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, नागर शैली, और इसको जाना जाता है द्रविड़ शैली के नाम से। इन दोनों का मिश्रित रूप जो है विंध्याचल पर्वत से लेकर के यहां तक के बीच का जो हिस्सा है इसके बीच में एक शैली काम करती है, उसको कहा जाता है वेसर शैली। इसके अलावा भी बहुत सारी शैलियां हैं, भूमिज शैली है, ठीक है। तो चलिए और राजस्थान में अगर बात की जाए तो आपने सुना होगा कि यहां पर महामारू एक शैली है, महामारू एक शैली है, महामारू शैली के बारे में भी आपने सुना होगा। इसके अलावा यहाँ पर कई शैलियां काम करती है, अलग अलग शैलियों में मंदिर का निर्माण किया गया। नागर शैली में जो चबूतरा बनाया जाता है उस पर क्या किया जाता है, एक प्रदक्षिणा पथ जो होता है वो वर्गाकार आकृति में होता है। चबूतरे पर तो मंदिर का निर्माण होता है, लेकिन प्रदक्षिणा पथ जो है वो एक तो वर्गाकार होता है, प्लस इसके साथ साथ दूसरी बात ये ध्यान रखना, इसका गुंबद जो होता है वो लंबा होता है, और गुंबद जो है वो एकदम सीधा खड़ा नहीं होता, ऐसे तिरछा एक पर्वत के आकार का होता है। जिसमें द्रविड़ शैली जो होती है, द्रविड़ शैली में इस प्रकार का होता है, एकदम ऐसे स्पाट जो है, और इस वाले भाग पर मूर्तियां ज्यादा नहीं होती, ऊपर कलश रखा जाता है। इसमें जो बाहरी भाग होता है वो भी आपका वर्गाकार या आयताकार आकृति का होता है। इसके बाहरी हिस्से में भी क्या होते हैं, यहां पर मूर्तियों का सजावटी काम किया जाता है।
ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके जो प्रवेश द्वार होते हैं वो प्रवेश द्वार बड़े सजावटी होते हैं, बल्कि यहां पर इतने सजावटी मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता है। हाँ जी, ब्लैक पेगोडा, ठीक बात है जी। चलिए, हाँ जी, तो चलिए अब बात करते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने उमिया माता मंदिर का जो शिलान्यास किया वो कहां पर किया है? अहमदाबाद गुजरात में, पुणे महाराष्ट्र में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, गुवाहाटी असम में। तो इसका सही जवाब जो है वो मेरे दोस्तों क्या है? अहमदाबाद गुजरात में हाल ही में अमित शाह ने उमिया माता मंदिर का क्या किया है? शिलान्यास यहां पर किया है। गुवाहाटी कहां पर है? असम में है, आपको पता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और ग्वालियर का भी अभी एक सवाल हम कराएंगे आपको। पुणे महाराष्ट्र में सेना का एक क्या है? सेना का एक खेल ग्राउंड है, उसका नाम किसके नाम पर कर दिया है? तो नीरज चोपड़ा जो है, नीरज चोपड़ा के नाम पर कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा खेल ग्राउंड जो है वो कर दिया गया। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता तो एक दिन है जिस दिन क्या कर दिया? भाला फेंक दिवस भी घोषित कर दिया। भाला फेंक दिवस भी घोषित कर दिया किसने? सरकार ने। तो ये सारी बातें जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है। आपके सामने मैंने सारी बात रखने की कोशिश की है। चलिए, और भी बातें जो बच गई वो धीरे धीरे करते रहेंगे। पहले ड्रोन मेले का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? देश के पहले ड्रोन मेले का हाल ही में आयोजन कहां किया गया, ये आपको बताना है। देश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है? ड्रोन के लिए अलग सरकार ने पॉलिसी बना रखी, आपको पता होगा। पहले ड्रोन मेले का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, गुवाहाटी असम में, जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। जयपुर राजस्थान में अभी एक राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस की एक मीटिंग का आयोजन जरूर हुआ है, जिसे महंगाई हटाओ रैली के नाम से जाना गया। इसके अलावा गुवाहाटी असम में भी इस प्रकार का कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा बेंगलुरु कर्नाटक में भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं, जो पहले कौन से मंत्री हुआ करते थे? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हुआ करते थे। तो आप सभी का एक सही जवाब आ चुका है, ग्वालियर। ग्वालियर और ओरछा का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका? ग्वालियर एक स्थान, और इसके अलावा एक स्थान है जिसका नाम है ओरछा, ठीक है, ओरछा। ये दोनों स्थान परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही स्थान कहां पर है आपको पता है? ये ग्वालियर और ओरछा दोनों स्थान एक ही जगह है। तो इन दोनों स्थानों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए आपको इन दोनों को क्या करना है? याद रखना। हाँ जी, बाबा मामा की नगरी है, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में ही आता है, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए, कर्नाटक जी, बसवराज बोम्बई जो हैं वो यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री है कर्नाटक के। तो यूनेस्को में शामिल किए गए स्थानों के तौर पर, ठीक है, ओरछा को और किसको? ग्वालियर को भी ध्यान रखना है आपको। तो चलिए, एकदम सही आपकी बात आ चुकी है, क्योंकि ओरछा पर और ग्वालियर पर कई बार हमारी बातचीत इस बारे में हो चुकी है। तो आप एकदम सही जवाब दे रहे हैं। अब नेक्स्ट सवाल, राजस्थान के कुछ सवालों पर हम बातचीत करेंगे। 10 सवाल आपके इंडिया के करंट अफेयर्स के मैंने रखे हैं। अब कुछ सवाल मैं रखने जा रहा हूं किसके? राजस्थान के। आपको बताना है भोपा भेरुनाथ क्या है? भोपा भेरुनाथ इनमें से क्या है? इसे अंतर्राष्ट्रीय जो प्रदर्शनी है उस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए अभी हाल ही में चुना गया है। तो ये आपको बताना, ये भोपा भेरुनाथ क्या है, जरा बताइए, ठीक है। भोपा भेरुनाथ क्या है? राजस्थानी एक फिल्म है, राजस्थानी एक नाटक है, राजस्थानी लोकगीत है, राजस्थानी रीति रिवाज है। ये क्या है? भोपा भेरुनाथ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए क्या किया गया? उसका चुनाव किया गया है। तो आपको बताना है ये क्या चीज है जिसका अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए चुनाव किया गया है। तो यह राजस्थानी फिल्म नहीं है, यह राजस्थानी लोकगीत भी नहीं है, राजस्थान का कोई रीति रिवाज भी नहीं है। यह एक राजस्थानी नाटक है जिसको अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए अभी हाल ही में इसका क्या किया गया है? चुनाव किया गया है, भोपा भेरुनाथ। आपको इतना ही याद रखना है कि भोपा भेरुनाथ क्या चीज है? एक नाटक है जिसका मंचन अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा और बड़ा चर्चित भी रहा है ये भोपू भेरुनाथ। तो चलिए, एकदम सही जवाब आ चुका है आपका। हाँ जी, नाटक है, लोक नाटक है, राजस्थान का एक लोक नाटक है जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जाना है? प्रदर्शन किया जाता है। इसका नाम है भोपा भेरुनाथ। अगला सवाल, संगीता शर्मा को हाल ही में मानक अलंकरण 2021 दिए जाने की घोषणा की गई है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको यह बताना है। यानी ये मानक अलंकरण जो है वो किसको दिया जाएगा? ये
संगीता शर्मा को दिया जाएगा। संगीता शर्मा, एक संगीता शर्मा आरपीएससी में मेंबर भी है, ध्यान रखना, वो नहीं है ये, ठीक है, आरपीएससी में मेंबर भी है। आरपीएससी में आज तक कितनी महिला जो है वो सदस्य बन चुकी है? आज तक कोई भी महिला अध्यक्ष तो बनी नहीं है आरपीएससी की, ये ध्यान रखना, कोई भी महिला अध्यक्ष आरपीएससी की नहीं बनी है। लेकिन एक बात जरूर भेजे में बैठा लेना, 5 महिला सदस्य आरपीएससी में बन चुकी है, 5 महिला सदस्य जो है वो आरपीएससी में बन चुकी है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है, राजस्थान का क्या है? मंत्रिमंडल, वर्तमान का राजस्थान का मंत्रिमंडल जो है, उस मंत्रिमंडल में अगर आपसे पूछी जाए कितनी महिला मंत्री है, तो ध्यान रखना 3 महिला मंत्री हैं, ठीक है। राजस्थान के मंत्री परिषद में, मंत्री परिषद में अगर मंत्री पूछी जाए तो कितनी महिला मंत्री है? 3 महिला मंत्री है। लेकिन मंत्रिमंडल में अगर आपसे पूछी जाए तो मंत्रिमंडल में सिर्फ एक ही महिला शामिल है, तो 2 महिला जो है, 1 महिला कैबिनेट मंत्री है, 2 महिला जो है वो राज्य मंत्री है। ये बात आपके भेजे में शायद होगी, मेरे हिसाब से तो आपको याद होगी, तो मेरे हिसाब से ये बात आपको जाहिदा खान है, ठीक है, हाँ जी, वो राज्य शिक्षा मंत्री है और अंग्रेजी में उन्होंने शपथ ली थी, इसकी वजह से भी वो चर्चा में आई थी, हाँ जी। तो मैंने 3-4 बातें आपको बताई है। 5 महिला अब तक आरपीएससी में सदस्य रह चुकी है, 3 महिला, सरकार का जो नया मंत्री परिषद है इसमें 3 महिला मंत्री है, लेकिन कैबिनेट मंत्री एक ही है। ये क्या है? कैबिनेट मंत्री एक ही है। 2 महिला जो है वो क्या है? राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री है। 1 महिला के पास उद्योग मंत्रालय, कौन सा? उद्योग मंत्रालय, प्लस इसके साथ साथ, इनके साथ उद्योग मंत्रालय के साथ साथ यहाँ पर देवस्थान विभाग जो है, देवस्थान विभाग, ये दोनों विभाग इनके पास है, प्लस 1 महिला शिक्षा राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री का दर्जा भी उनको क्या है? प्राप्त हुआ है। और कैबिनेट मिनिस्टर ममता भूपेश, आपको याद होगा क्या है? शकुंतला रावत है, ठीक बात है। बानसूर विधानसभा क्षेत्र जो है वो शकुंतला रावत का है, यहां लिख देता हूं, शकुंतला रावत। शकुंतला रावत जो है वो क्या है? आपकी मंत्री है, एक महिला मंत्री। ममता भूपेश, ममता भूपेश जो है वो दूसरी मंत्री है, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तीसरी जाहिदा खान जो है, जाहिदा खान, वो तीसरी महिला है, जाहिदा खान। ये 3 महिलाओं के नाम जरूर ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलिए, तो इसका संगीता शर्मा मानक अलंकरण दिया गया, 2021 की घोषणा की गई है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, ये ध्यान रखना, ना खेल का, ना साहित्य का, ना नृत्य का है। तो साहित्य, पत्रकारिता इसका सही जवाब होगा। चलिए, 2 महिलाएं कैबिनेट में और 1 महिला राज्य मंत्री है, ठीक बात है। चलो, तो अब बात करें आगे, जाहिदा खान, शकुंतला रावत, हाँ शकुंतला रावत। चलिए, आप कह रहे हैं कि भैया ये बात आप ध्यान रखें, तो चलो मेरे मित्रों आगे बढ़ें, अब अगले सवाल पर बातचीत करें कुछ, या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? हाँ जी, गहलोत के कैबिनेट में 2 महिला मंत्री है, सही बात है, मेरे एक दोस्त ने कहा है, उनकी बात से मैं सहमत हूँ, ये बात सही है। यहाँ पर 1 महिला राज्य मंत्री है, 1 महिला राज्य मंत्री और 2 महिला जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है। शकुंतला रावत और ममता भूपेश दोनों कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और जाहिदा खान जो है वो राज्य मंत्री है, क्योंकि देवस्थान और उद्योग 2 मंत्रालय इनको दे रखे ना, ये कैबिनेट मिनिस्टर है। तो शकुंतला रावत और ममता भूपेश ये दोनों क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ध्यान रखना। और ये जाहिदा खान जो है वो राज्य मंत्री। इसका मतलब यहाँ मंत्रिमंडल जो है, इस मंत्रिमंडल में अगर महिला पूछे तो 2 आ जाएगी, मंत्री परिषद में पूछे तो 3 आ जाएगी। ये ठीक बात है, आपने सही कर दिया, मुझे करेक्ट कर दिया, इसका आपको क्रेडिट जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करें। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। मानवी सोनी का संबंध इनमें से किस खेल से है, आपको बताना है। मानवी सोनी जो है अभी हाल ही में 4 मेडल इन्होंने जीते। एक प्रतियोगिता जो हुई है उसमें कितने मेडल? कुल 4 मेडल इन्होंने जीते हैं। तो आपको बताना है इनका संबंध किस से है। तो मानवी सोनी का संबंध किस खेल से है, जिन्होंने अभी हाल ही में पंजाब में आयोजित जो हुई है प्रतियोगिता, उस पंजाब में आयोजित प्रतियोगिता में कितने मेडल जीते हैं? 4 मेडल जो हैं वो इन्होंने प्राप्त किए हैं, 4 मेडल इन्होंने प्राप्त किए हैं, जरा सुन लो, ठीक है। हाँ जी, हाँ चलिए आगे बढ़ गए। 4 मेडल इन्होंने प्राप्त किए हैं, एकदम सही जवाब आ चुका है। सारा मंत्री रावत का पड़ोसी। चलो, पंजाब में हुई प्रतियोगिता में 4 मेडल जीते हैं। पंजाब में किस से संबंधित प्रतियोगिता हुई है? क्या बैडमिंटन से? नहीं साहब। क्या फुटबॉल से? नहीं साहब। वॉलीबॉल से? नहीं साहब। 2 तो वैसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि ये टीम स्पर्धा है। क्या है?
ये टीम स्पर्धाएं हैं, यानी फुटबॉल में अकेला खिलाड़ी जो है उसको नहीं मिलता, वॉलीबॉल में भी अकेले खिलाड़ी को नहीं मिलता। तो दो ऑप्शन तो आपके पहले से ही कैंसिल हो गए, बच गए दो। बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, इसका सही जवाब क्या है? शूटिंग है। शूटिंग में भी गन से इनका क्या है? संबंधित है, गन जो है उससे संबंधित है, और उसमें भी इन्होंने क्या किया है? अभी हाल ही में 4 मेडल जीते। कहां पर आयोजित प्रतियोगिता में? पंजाब में आयोजित प्रतियोगिता में इन्होंने 4 मेडल जीते हैं। हाल ही में राज्य का पहला निःशुल्क टेलीमेडिसिन और आत्म रक्षा जो केंद्र है, यानी आत्मविश्वास बढ़ाने वाला केंद्र है, ये आत्म लिखा है इसने, आत्मविश्वास है ये। इस केंद्र का शुभारंभ हाल ही में कहां पर किया गया? राज्य का ये पहला है, राज्य का पहला निःशुल्क टेलीमेडिसिन और आत्मविश्वास केंद्र कहां आरंभ किया गया है? चूरू में ऐसा कोई काम नहीं किया गया है। सीकर में याद रखना राज्य का पहला पुलिस योग साधना केंद्र है। क्या है? पहला पुलिस योग साधना केंद्र। योग साधना केंद्र कहां पर खोला गया है? साधना केंद्र। तो अगर आपसे कोई पूछे तो ये बता देना कि ये योग साधना केंद्र सीकर में खोला गया पहला। ठीक है। हनुमानगढ़ में तो आपको पता है, हनुमानगढ़ यहाँ पर प्रसिद्ध गजनेर का जो किला है वो आपने पढ़ा होगा। हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ इसी के नाम पर रखा गया। ठीक है। बीकानेर के जो शासक थे उन्होंने इसको जीता। हनुमानगढ़ इसलिए रखा क्योंकि मंगलवार को इसे विजिट किया और हनुमान जी के वार के नाम पर इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। तो सही जवाब इसका क्या है? अलवर है। अलवर में अभी हाल ही में राज्य का पहला निःशुल्क टेलीमेडिसिन और आत्मरक्षा केंद्र यानी आत्मविश्वास केंद्र जो है वो अभी हाल ही में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल, मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास विभाग, कौन सा विभाग है? नगरीय विकास विभाग है। इस नगरीय विकास विभाग के द्वारा संचालित किस योजना को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? आपको यह बताना है। मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना को नगरीय विकास के लिए किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर नगरीय विकास से संबंधित ये योजना जो है उसको अभी हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। तो उस योजना का नाम क्या है? सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, गृह सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, ए व बी दोनों, या नन ऑफ दीज। तो आप तो जब भी ए व बी दोनों आते हैं तो दोनों ही करते हो भाई, मुझे पता ही है ये तो सबको। ठीक है। तो चलिए इसका सही जवाब जो है वो गृह रक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना नहीं है। इसका सही जवाब क्या है? सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 है। सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 नाम से एक योजना शुरू की गई है। ये नगरीय विकास से संबंधित है। ठीक है। योग साधना केंद्र सीकर में है, सही बात है। ठीक है। राज्य का पहला है। ठीक है। ओ वेरी गुड, वाह। तो चलिए इसका सही जवाब आपके सामने आ चुका है। सैनिक स्कूल भी आपके सामने है। ठीक है। ए इसका सही जवाब है। सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना जो है इसका सही जवाब है। चलिए अब मैं थोड़ा सा कल वाला जो पढ़ाया था उसका फटाफट आपको रिवीजन करा देता हूं, जरा बताइएगा। टाइम मैगजीन किसे पर्सन ऑफ द ईयर, कल जो बढ़ाया था उसका भी आज साथ में रिवीजन आपको करवा देता हूं। ठीक है गुरुजी, वेरी गुड। हाँ साहब जी आपकी चीटिंग करते हैं हम। सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, सर्वाधिक प्याज सीकर में, सबसे प्रसिद्ध प्याज जो है वो कहाँ का है? सीकर का है। और अलवर से लेकर के असम के बाईहाट तक अभी रेल, जो राजस्थान की पहली किसान रेल है उसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। हाँ जी। चलिए अगला सवाल आपके सामने क्या है जरा देखिएगा। यहां अगला सवाल है, टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो आपका सही जवाब होगा एलन मस्क। कल बता दिया गया आपको कि एलन मस्क इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत में लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टोर्पीडो का सफल परीक्षण कहां से किया गया? ये एक सिस्टम है, ध्यान रखना, ये कोई मिसाइल नहीं है, एक पूरा सिस्टम है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टोर्पीडो नाम का एक सिस्टम है। इस सिस्टम का उद्घाटन हाल ही में कहां से किया गया? तो ध्यान रखना है, यानी पोखरण जो है ना, यहां से तो अभी शांत नाम के SANT शांत, इस नाम की मिसाइल जो है इसका पोखरण से सफल परीक्षण किया गया। ये रट्टा मार लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान वालों। अभी 2 दिन पहले ही इसका यहां से क्या किया गया है? यहां सफल परीक्षण किया गया। लेकिन आपसे पूछा इस सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टोर्पीडो का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो बालासोर उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए। इनको विस्तार से बात नहीं करेंगे क्योंकि कल बात हो गई है। 2001 में संसद पर हुए हमले की हाल ही में कौन सी बरसी मनाई गई? तो हाल ही में 20वीं बरसी इसकी मनाई गई है। अगला सवाल है,
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाले अजय सिंह का संबंध किससे है? तो अजय सिंह का संबंध जो है वो वेट लिफ्टिंग से है, ये बात आपको कल बताई। अजय सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाले वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो स्पेन में किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह सवाल भी आपको कल की क्लास में मैंने बताया है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब देखते हैं किसका आता है सबसे पहले। 20 नहीं, इसका सही जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है। 20 सही जवाब नहीं है मेरे मित्रों, आपको 20 के बारे में तो चर्चा ही नहीं करनी है। 20, हाँ जी, तो चलिए एकदम सही जवाब आ चुका आप सभी का 14। अरे 16 वाले गलत है भाई, 16 वाले गलत है, 14 इसका क्या है सही जवाब है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अगला सवाल, न्यू कैलेडोनिया द्वीप क्षेत्र चर्चा में है, यह किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो कल ही बताया था, न्यू कैलेडोनिया जो है यहाँ पर क्या किया गया, जनमत संग्रह किया गया अभी हाल ही में, जनमत संग्रह की वजह से चर्चा में आया और अधिकांश लोग जो है वो फ्रांस के समर्थन में आए। और ये वैसे भी इसका अधिकार क्षेत्र किस पर है, फ्रांस पर है, तो ध्यान रखना फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में है। अगला सवाल है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों के निवारण के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन, नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीजन की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो आपको बताया था सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया है, नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज की हाल ही में शुरुआत की गई है। तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसका सही जवाब है। गणतंत्र दिवस 2022 पर मुख्य अतिथि किस देश के होंगे? तो मध्य एशिया के जो 5 देश हैं, कौन से देश के? मध्य एशिया। इस मध्य एशिया के 5 देश जो हैं, इन 5 देशों के जो प्रमुख हैं वो भारत आने वाले हैं। तो इन 5 देशों के नाम रट्टा मार लेना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। इन 5 देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो भारत क्या करने वाले हैं, आने वाले हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका उपरोक्त सभी होगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और ये देखिएगा आपका अंतिम सवाल, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, 12 दिसंबर इसका सही जवाब होगा। 12 दिसंबर को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या किया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस क्या किया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 12 को क्या है आपका सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज है, सबको स्वास्थ्य मिले। 14 दिसंबर को क्या है, ऊर्जा संरक्षण दिवस है, क्या है, ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका मनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से आज आपको 25 सवाल मैंने एक बार फिर आपके सामने बोल दिए हैं, तो ऐसे आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए। इसलिए आप सभी को आज की क्लास से जुड़ने के लिए एक बार फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, ठीक है। तो चलिए, वेरी गुड आप सभी को। आपके आज कमेंट मेरे को 2 जगह देखने पड़ रहे हैं, आधे इधर आधे इधर। तो चलिए आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद है। राज्य मानवाधिकार दिवस, राज्य नहीं है भैया ये, ठीक है, राज्य मानवाधिकार दिवस क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल फिर बात करेंगे कुछ नए सवालों पर, तब तक आप सभी को हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।